डाइनर के फाइनल 2 एपिसोड्स पर, जहां पर आपको ढेर सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी, समझने के लिए मिलेंगी। इस वीडियो के अंदर फाइनल एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने के साथ साथ मैं आपको व्हील ऑफ समसारा के बारे में बताऊंगा, यानी कि इस गेट के बारे में कि आखिर ये रिप्रेजेंट करता क्या है, यहाँ पर चीजें चल क्या रही थी। तो आपको देखने में काफी मजा आने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है, जाकर देख लीजिए, क्योंकि इसका कनेक्शन पिछले एपिसोड से डायरेक्टली होने वाला है। तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो 5वें एपिसोड की शुरुआत में हम आन नाम के एक लड़के को देख पाते हैं, जो कि चलते हुए धोखे से रोड साइड पर रहने वाले एक आदमी के ऊपर उल्टी कर देता है, जिससे कि वो आदमी गुस्से में आ रहा था, पर क्योंकि वो समझ रहा होता है कि आन ने ये सब जानबूझकर नहीं किया, तो वो उसको थोड़ी देर उल्टा सीधा बोलकर आगे जाकर सो जाता है। तभी आन के मुंह से हम एक मांस के टुकड़े को और खून को बाहर आता हुआ देखते हैं, जिससे कि आन काफी डर गया था। तभी उसी रोड साइड आदमी के ऊपर एक लड़की, जिसका नाम वी होता है, वो भी उसके ऊपर धोखे से उल्टी कर देती है, जिससे उस आदमी को लगने लगता है कि शायद आज उसका ही दिन खराब है। पहले उस लड़की ने उसके ऊपर उल्टी करी और अब इस लड़की ने भी सेम चीज करी है। अब वी उस आदमी को साफ करने की कोशिश कर रही होती है कि तभी अचानक से वो बेहोश हो जाती है, जिसको देखकर रोड साइड वाला आदमी मदद के लिए पुकार लगाता है। आन भी उस समय परेशान पास में ही बैठा हुआ था और वो जल्दी से जाकर वी की हेल्प करने की कोशिश करता है और उसको एक कप में हर्बल टी डालकर देता है, जो कि वो हमेशा अपने पास रखता था। शुरुआत में तो वी आन से सही से बात नहीं कर रही होती, पर बाद में वो उससे खुद ही पास के किसी कैफे में चलने के बारे में पूछती है। लेकिन रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, जिसके चलते आसपास कोई भी कैफे खुला नहीं था, और इसलिए ही आन अब वी को अपने साथ उस डाइनर के अंदर लेकर जाता है, जो कि पास में ही मौजूद था, यानी कि जिसको अब तक हम देखते आ रहे हैं। और ये 24 घंटे ही खुला रहता था। जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो अंदर हम एज अ व्यूअर 2 खाली बल्ब्स को देखते हैं। तभी आन और वी की नजर उसी डिमोनिक गेट पर पड़ती है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा भौचक्के रह गए थे और वो बस उसको खोलने की कोशिश करना चाहते थे। तभी पीछे बारटेंडर आ जाता है और उनको गेट को खोलने की कोशिश करने के लिए कहता है। इवन वो उनको बताता भी है कि उस गेट को एक पिता और उसके बेटे ने 40 साल लगाकर बनाया है, लेकिन कुछ ही समय पहले वो लोग मारे गए। अब आन इस बात से थोड़ा सा डर जाता है और वो वी को उस गेट को खोलने से मना कर देता है। तभी वी जो होती है वो खाने के लिए बारटेंडर से पॉरिज मांगती है और बारटेंडर उनके लिए पिजन पॉरिज बनाकर लाता है, जो कि उस कंट्री में नॉर्मल है और ये कोई खास डिश नहीं थी। लेकिन वी को ये पॉरिज खाकर काफी अच्छा लगता है और उसने आन से ये भी कह दिया था कि जब भी वो कभी दोबारा बेहोश हो जाए तो आन उसको इसी जगह पर पॉरिज खिलाने लेकर आए, यानी कि इनडायरेक्टली वो उसको डेट्स के लिए पूछ रही थी, यानी कि आने वाली डेट्स के बारे में। तब वो दोनों काफी देर तक बातें करते रहते हैं और एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। बारटेंडर को भी ये देखकर काफी अच्छा लग रहा होता है, और क्योंकि उस समय दोनों ने नंबर्स भी एक्सचेंज कर लिए थे, जिसके चलते वो दोनों ज्यादा से ज्यादा समय साथ में बिताने लगते हैं। अब रात में वी अपना बारटेंडर का काम खत्म करके आन के पास जाती है और वो लेट नाइट तक मजे करते हुए बिना किसी टेंशन में घूमते रहते हैं। अब एक दिन वो दोनों ही डाइनर के पास वाले ब्रिज पर लेटे होते हैं। तब वी आन को अपने टैटू दिखा रही होती है और वो बताती है कि उसका फेवरेट टैटू लोटस का है, क्योंकि वो कीचड़ में भी अच्छा लगता है। जिसके बाद में आन वी के लिए गाना गाने लगता है और अब रोज ऐसा ही चलने लग गया था। आन अब वी के लिए एक लोटस का गुलदस्ता लेकर उसके बार के पास जाता है, लेकिन बाहर से वो ये देखता है कि वी के साथ एक रेगुलर कस्टमर फ्लर्ट कर रहा था, जो कि आन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और वो गुलदस्ता काउंटर पर ही छोड़कर अपनी शॉप पर चला जाता है। लेकिन जब इसके थोड़ी देर के बाद में वी उसको लेने के लिए शॉप पर आती है, तो वो नॉर्मली बर्ताव करता है और वी के साथ घूमते हुए काफी अच्छा फील करता है। फिर वो दोनों ही एक स्ट्रीट पर लेटकर उनके ऊपर से फ्लाइट निकलने का इंतजार करते हैं, जो कि रोज सेम टाइम पर वहां से निकला करती थी। फ्लाइट के निकलते ही वो बहुत जोर से चिल्लाते हैं और उसी समय वहां से वही होमलेस आदमी गुजरता है, जिनकी वजह से वो मिले थे। वो उन्हें अभी भी साथ में देखकर काफी शॉक्ड होता है। वो थोड़ा सा मजे में चीजों को बड़बड़ाता है और वहां से चला जाता है। अब आन ने वी को एक ब्रेसलेट दिया था, जिसका जोड़ीदार ब्रेसलेट आन के पास था, और जब वो दोनों ब्रेसलेट एक दूसरे के पास आते थे तो वो एक कंप्लीट हार्ट बनाया करते। ये वी को काफी पसंद आता है और वो आन को किस कर लेती है, और अब वो आन के घर पर जाकर इंटीमेट होने लगते हैं। वो दोनों सच में साथ में काफी खुश थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। वी की नजर तभी आन के टर्टल पर पड़ जाती है, जिसका नाम आन ने माइकल जैक्सन रखा हुआ था, और इसको देखकर वी जोर से हंसती है। उस टर्टल के नीचे लिखा हुआ था कि मुझे कभी मत भूलना। इसका मतलब आन को किसी ने वो टर्टल गिफ्ट करा था। पर अजीब बात ये होती है कि आन को ये बात याद नहीं होती कि उसे वो टर्टल दिया किसने था, इसलिए अभी वी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, और अगले दिन वी अब आन के साथ आन के ही घर पर शिफ्ट होने लगती है। लेकिन जब वो उसकी अलमारी में अपना सामान रख रही होती है, तो उसे अलमारी के अंदर किसी लड़की की पैंटी मिलती है, जिसको देखकर वी को ऐसा लगने लगता है कि आन उसको धोखा दे रहा है, और इसलिए वो अभी थोड़ा सा उदास होकर वहाँ से सीधा अपने काम पर चली जाती है, जहाँ पर उसका रेगुलर क्लाइंट अभी भी उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। वो बार को जल्दी ही बंद
करने वाली थी और सब वहाँ से जा चुके थे। तब वो कस्टमर वी के काउंटर पर आकर उसको किस कर देता है और एट द सेम टाइम हम देख पाते हैं कि बाहर आन आ गया था जिसने कि उस कस्टमर को वी को किस करते देख लिया। तब उसका भी दिल पूरी तरह से टूट जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वी जो होती है वो गुस्से में आकर उस कस्टमर को चांटा मार देती है और उसे बाहर से भगा भी देती है। सबसे बड़ी बात कि वो अपने काम में प्रोफेशनल रहना चाहती थी और वो आन से काफी प्यार भी करती थी। वो आन को कॉल करती है लेकिन वो उसका कॉल रिसीव नहीं करता। अब वो सीधा वहाँ से डाइनर में चला गया था और उसने बारटेंडर को सब कुछ बताया। बारटेंडर उसको समझाने की कोशिश करता है कि जेलसी काफी ज्यादा टॉक्सिक होती है और इसलिए उसको पहले वी से बात करनी चाहिए। लेकिन आन कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। वो गुस्से में जाते हुए उस ब्रेसलेट को भी रोड पर फेंक देता है जो कि कोइंसिडेंटली सेम होमलेस आदमी के ऊपर ही गिरता है और वो उस ब्रेसलेट को अपने पास रख लेता है। वी भी आज गुस्से में आन के घर में थी और वो आन के आते ही उस लड़की की पैंटीज के बारे में उससे पूछने लगती है। लेकिन आन को सच में कुछ भी याद नहीं था कि वो किसकी हैं और वो भी वी को उल्टा सीधा बोलते हुए उस हादसे के बारे में याद दिलवाता है जब उस कस्टमर ने वी को किस किया था। अब इस बात को हम जानते हैं कि आन ने इस चीज को नहीं देखा था कि बाद में क्या हुआ, इसलिए उसे सच्चाई पता नहीं होती, जिससे कि वी को गुस्सा आ जाता है और वो आन को सब बताने के बाद गुस्से में माइकल जैक्सन को लेकर वहां से जाने लगती है। अब आन ने जैसे तैसे वी को समझा लिया था और वो रुकने ही वाली होती है, पर जब वो ये देखती है कि आन के हाथ से वो ब्रेसलेट भी गायब है तो वो और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वहां से निकल जाती है। रास्ते में उसने भी अपने ब्रेसलेट को गुस्से में फेंक दिया था और उस होमलेस आदमी की किस्मत इतनी खराब होती है कि वी का ब्रेसलेट भी उसके ऊपर ही गिरता है। वो मन में सोचता है कि शायद ये लोग उसे सच में सही से जीने नहीं देंगे। वहीं अब वी के जाते ही आन की तबीयत फिर से खराब हो जाती है और उसके मुंह से मांस का टुकड़ा और खून बाहर आता है। अब वी जो होती है अभी बारटेंडर के पास गई थी और वो चाहती थी कि वो आन को भूल जाए। तब बारटेंडर पहले तो उसको काफी समझाने की कोशिश करता है पर बाद में वो उसके लिए एक स्पेशल डिश बनाने के लिए मान जाता है जिससे कि वो आराम से आन को भूल जाती। अब अगले दिन आन डॉक्टर के पास आया हुआ था जो कि उसको बताता है कि उसके हार्ट की लाइनिंग नॉर्मल हार्ट से 2/3 टाइम बड़ी है और ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि अभी तक वो जिंदा है और उसके पास जिंदा रहने के लिए ज्यादा वक्त भी नहीं बचा था और इस बात ने आन को और ज्यादा तोड़ दिया। वो रात में अब बारटेंडर के पास जाता है जहाँ पर बारटेंडर उसको समझाता है कि उसे किसी और से प्यार करना चाहिए, लेकिन आन को तो वी से ही प्यार था। पर बारटेंडर उससे बस इतना कहता है कि क्या होगा अगर वी उसे पूरी तरह भूल गई हो। आन को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन जब वो वी के बार में जाता है तो वी उससे ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे कि वो उसको जानती ही ना हो, यानी कि बारटेंडर से भी कोई ना कोई डील करी गई जिसके चलते वो उसे भूल गई, यानी कि उसने कोई ना कोई डिश खाई होगी। अब ये सब देखने के बाद आन काफी शॉक्ड रह जाता है और अब वो किसी भी हालत में वी को भूलना चाहता था। अब तभी बारटेंडर उसके लिए भी पोरिज बनाता है जो कि लोटस समेत काफी सारी चीजों को मिलाकर बनी हुई थी और उसको खाने के बाद आन वी को भूल जाने वाला था, जिसके बदले में आन के मरने के बाद उसकी सोल बारटेंडर की होने वाली थी। एंड आई बिलीव कि सेम चीज उसने यहाँ पर वी के साथ भी करी होगी। आन इस पर मान जाता है और पोरिज के खाते ही वो वी को पूरी तरह से भूल गया था। इवन उसी बारटेंडर के पास माइकल जैक्सन भी था जिसको वी वहाँ पर छोड़ गई थी। अब बारटेंडर इस बारे में आन को बताता तो है लेकिन वो उसको वी का नाम मेंशन नहीं करता, जिस पर आन वहाँ से माइकल जैक्सन लेकर गया था और उसने जाते हुए बारटेंडर से कहा था कि अगर वो लड़की दोबारा डाइनर में आएगी तो बारटेंडर उसको आन का नंबर दे दे ताकि वो अपना टर्टल वापस ले जाए। तो अब आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार इसके पास में ये टर्टल आया कैसे। आई बिलीव कि ये पहली बार नहीं था जब ये दोनों एक दूसरे को भूल जा रहे थे। हो सकता है कि ये पहले भी चीज हो चुकी होगी, विच एक्सप्लेन्स कि वो टर्टल वहाँ पर क्यों था और उस पर क्यों लिखा हुआ था कि मुझे कभी मत भूलना। माइट भी ये चीज पहले ही हुई थी, इसलिए शायद से ये गिफ्ट किसी और ने नहीं बल्कि वी ने ही आन को दिया होगा और वहाँ पर लिखवाया भी गया होगा कि मुझे मत भूलना। साथ ही साथ वो पैंटीज भी किसी और की नहीं बल्कि वो भी वी की ही होंगी। और हो सकता है कि कुछ कुछ बातें दोनों को अभी भी याद नहीं आ रही थी, लेकिन दरवाजा छूने के बाद में उनको सारी बातें याद आ गई। खैर अब दिन जो होते हैं वो इसी तरह बीतने लगते हैं। आन अकेले में घर में रहा करता और किसी से कोई बात नहीं करता था। बेशक से वो वी को भूल तो गया था लेकिन अभी भी उसको एंग्जाइटी अटैक्स आया करते थे। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी रहा करती थी। फिर एक दिन हम रात में देखते हैं कि जब आन जॉब से वापस आ रहा होता है तो फिर से वो सेम स्पॉट पर उसी होमलेस आदमी के ऊपर उल्टी करता है और पहले की तरह ही उसे संभालने की कोशिश करता है। खैर अब वो होमलेस आदमी जो होता है उसे इन सब की आदत सी हो गई थी और अब वो तब फिर से दूसरी तरफ जाकर सो जाता है, लेकिन इस बार वी उसके ऊपर वॉमिट करती है और पहले की तरह ही बेहोश हो जाती है। उस समय आन के मुंह से खून बाहर आया हुआ था, पर वो होमलेस आदमी उससे वी की हेल्प करने के लिए कहता है क्योंकि उसके हिसाब से वी और आन रिश्ते में थे। आन तो इस बारे में सुनकर शॉक्ड रह गया था, लेकिन अभी वो वी की हेल्प करता है। और जब वो अनजान होने की वजह से एक दूसरे से थोड़ा सा वियर्ड बर्ताव करते हैं तो वो होमलेस आदमी उन्हें वो सब याद दिलवाने की कोशिश करते हुए उनके ब्रेसलेट को वापस करता है और बताता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और हमेशा एक दूसरे के साथ वक्त बिताया करते। उसके वहां से जाने के बाद आन और वी काफी ज्यादा शॉक्ड थे।
लेकिन अब उन दोनों में फिर से बात होना चालू हो जाती है और दोनों फिर से एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और तब वो फिर से पॉरिज खाने के लिए उसी डाइनर में जाते हैं और पहले की तरह ही उस डिमोनिक डोर को देखने लगते हैं। तब उनके सामने बारटेंडर आता है और उनको बताता है कि सिर्फ राइट टच ही उस डोर को खोल सकता है, और अगर वो दरवाजे को खोल लेते हैं तो वो डोर उनको निर्वाणा में लेकर जाएगा, जो कि हेवन लाइक जगह है। फिर जैसे ही वो दोनों उस डोर को छूते हैं, वैसे ही उन दोनों को उनकी जो मेमोरीज होती हैं वो याद आने लगती हैं और एक एक करके उन्हें सब कुछ याद आ गया था। तब हम ये बात भी जान पाते हैं कि जो बीमारी आन को थी वही सेम बीमारी वी को भी थी, यानी कि हार्ट की जो लाइनिंग होती है ना, वो उसकी कम थी। वो दोनों अभी उस डोर को नहीं खोलते और बस एक दूसरे को हक करने के बाद एक दूसरे के साथ रहने का फैसला करते हैं। जिसके बाद वो डाइनर से चले गए थे और उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे उन्हें कोई भी बीमारी हो। अब तक Start with a 50% deposit bonus. Increase your investing power with अब तभी हम किसी को डाइनर के अंदर आते हुए देख पाते हैं, जिसको देखने के बाद बारटेंडर बिल्कुल शॉक्ड रह गया था। यानी कि पहला ऐसा चीज था जिसके चलते बारटेंडर को शॉक लगा था। और इसी के साथ में 5वां एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब हम आ चुके हैं फाइनली इस सीरीज के अंत में, यानी कि एपिसोड 6 पर, जहां पर हमें ढेर सारे राज पता लगेंगे। तो छठे एपिसोड की शुरुआत में बारटेंडर हमें उस गेट के बारे में बताता है कि उसके बीच में जो व्हील लगा हुआ है उसको व्हील ऑफ समसारा कहा जाता है, जो कि 6 अलग अलग रेल्म्स को प्रेजेंट करता है, जैसे कि सेलेस्टियल रेल्म, डेमीगॉड रेल्म, हंग्री गोस्ट रेल्म, रेल्म ऑफ हेल, एनिमल रेल्म और ह्यूमन रेल्म। और ऐसे ही 5 सिंस भी होते थे, जो कि इंसानों के रिपीट करने पर उन्हें जन्म के जाल में फंसा कर रखा करते। लेकिन अगर कोई इंसान इन सिंस को नहीं करेगा तो वो निर्वाणा जा सकता है, यानी कि हेवन में जा सकता है। और वो सिंस असल में है लालच, गुस्सा, भ्रम, अभिमान और शक। अब एक बार सभी एपिसोड्स को अगर ध्यान से सोचा जाए तो पहले एपिसोड में लुआन के लालच की वजह से सब कुछ खराब हो गया था, दूसरे में टुवेट के अभिमान की वजह से हुआ, तीसरे में मिन के पिता के गुस्से की वजह से, और चौथे एपिसोड में हमने देखा कि जो थंग था वो कितना डिल्यूजनल हो गया था। उसको ये लगता था कि वो अपनी माँ को बचा सकता है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं हो सकता। 5वें के अंदर हमने देखा कि शक की वजह से कितना कुछ बर्बाद हुआ था। इवन हमें अभी आन और वी की डेड बॉडी भी दिखाई जाती है, जिनकी बीमारी की वजह से मौत हो गई थी और उनके हाथ में मौजूद ब्रेसलेट चिपक कर हार्ट बना रहे थे। एटलीस्ट चलो यहाँ पर वो साथ तो थे। खैर अभी बारटेंडर हमको बताता है कि इन सब के अलावा एक और सिन ऐसा होता है जो कि तुमको सीधा नर्क में भेज सकता है, और वो सिन था कि अगर तुम अपने बच्चे या फिर अपने माता पिता की जान ले लो। और बारटेंडर ने असल में ये दोनों ही पाप किए थे। और अब हमको यहाँ पर पता चलेगा कि आखिर ये बारटेंडर है कौन और यहाँ पर ये फंसा क्यों हुआ था। कई लोग ये भी कह रहे थे कि जहाँ से कस्टमर्स डाइनर में आते हैं वो वहाँ से क्यों नहीं भाग जाता, तो इसका रीजन भी हमें अब पता चलेगा। असल में इस बारटेंडर का नाम हुई है और इसके साथ ही कहानी यहाँ से पास्ट में चली जाती है। असल में जब हुई पैदा हुआ था तो उसकी माँ खत्म हो गई थी और उसके पिता वैन ह्यू असल में एक नॉर्मल कारपेंटर होते हैं और उन्होंने एज अ सिंगल पेरेंट ही हुई का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। वैन ह्यू अपने काम को तो सही से करते थे, साथ ही साथ वो हुई के भी बड़े होते होते उसको कारपेंटर का काम सही से सिखा रहे थे। और यहाँ पर एक बात ये होती है कि वो हुई के बड़े होते होते उसके साथ ही उस डिमोनिक डोर को भी बना रहे होते हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम के अंदर उस डाइनर के अंदर लगा हुआ था। धीरे धीरे अब हुई और बड़ा हो जाता है और बीच बीच में वैन उसको लेकर उस डाइनर में जाते रहते थे, लेकिन वो हुई को कभी भी डाइनर के अंदर नहीं लेकर जाते, उसे बाहर ही छोड़ दिया करते थे। हुई को अंदर से बातें सुनने पर बस इतना ही पता चल पाता था कि डाइनर के उस समय के बारटेंडर का जो डेट होता है वो वैन के ऊपर है और उसकी वजह से वो काफी ज्यादा डरे रहते थे और उस दरवाजे को ही बनाने में लगे रहते। लेकिन कभी वैन ने उस डेट के बारे में उसको कभी कुछ नहीं बताया था। और अब धीरे धीरे वक्त और ज्यादा बीत जाता है और हुई की शादी का वक्त आ जाता है। उसकी शादी में सब काफी खुश थे, लेकिन वैन की एक्सेसिव स्मोकिंग की वजह से उन्हें वहाँ पर खून की उल्टियां होने लगी थी। अब हुई तुरंत ही उनको हॉस्पिटल में लेकर जाता है, एडमिट करवाता है। खैर इसके बाद हम कुछ समय बाद का सीन देख पाते हैं जहाँ पर हुई की बीवी अब प्रेग्नेंट थी और वैन उस दरवाजे पर काम करते हुए ही बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद जब उन्हें हॉस्पिटल में वापस से भर्ती करवाया जाता है तो उनको कंप्लीट बेड रेस्ट पर ही डाल दिया गया था और हॉस्पिटल का बिल भी काफी ज्यादा आया करता। ये देखकर हुई काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। वो कुछ पैसे कमाने के लिए उस दरवाजे को बारटेंडर के पास डायनर में लेकर जाता है और उसको उस दरवाजे को देने की कोशिश करता है ताकि वहाँ से उसको कुछ पैसे मिल जाएं। लेकिन बारटेंडर अभी भी बस यही बताता है कि उल्टा वैन के ऊपर बारटेंडर का कर्जा है। तब हुई उससे पूछने की कोशिश करता है कि बारटेंडर का कर्जा है कितना, क्योंकि अब उसके पिता इस चीज को नहीं चुका सकते और अब हुई ही उसका सारा कर्जा चुकाने वाला था। अब इस बात पर पहले तो बारटेंडर कुछ भी नहीं बताता, लेकिन बाद में उसकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि असल में जब हुई की माँ प्रेग्नेंट थी तब उनको एक काफी खतरनाक बीमारी थैलेसीमिया हो गई थी,
जो कि एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर लेस हीमोग्लोबिन बनता है, नॉर्मल से काफी कम। जिसके चलते होता यह है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाते हैं, और इसकी वजह से होता यह है कि इंसान को काफी थकावट फील होती है, बहुत फटीग फील करता है, जो कि उनके फीटस तक पहुंच चुका था। यानी कि उनके फीटस के अंदर, यानी कि हुई के खुद के अंदर ब्लड की मात्रा नहीं जा रही थी, कोई भी ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह कुछ भी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, इससे हुई की स्पाइन में दिक्कत आनी चालू हो चुकी थी। हुई के पिता उस समय में नॉर्मल कारपेंटर थे और उनका काम भी अच्छा नहीं चल रहा होता। लेकिन तब एक दिन उन्होंने बारटेंडर से आकर ये डील करी थी कि उनका काम ऐसे चलने लग जाए कि वो आराम से अपने बीवी और बच्चे, यानी कि हुई जब वो पैदा होगा, उसे लाइफ टाइम पाल सके। और बदले में उन्हें बारटेंडर को जान से मारना था, क्योंकि इससे बारटेंडर खुद ही डाइनर से आजाद हो जाता और इस डाइनर को एक दूसरा बारटेंडर मिल जाएगा, जो कि उसकी जगह इस डाइनर को चला सकता था। और बदले में उन्हें बारटेंडर को जान से मारना था, इस जगह से मुक्ति देनी थी। जी हाँ, यहाँ से निकलने का रास्ता यही होता है, क्योंकि इससे बारटेंडर खुद ही डाइनर से आजाद हो जाता और इस डाइनर को एक नया दूसरा बारटेंडर मिलता, जो कि खुद हुई के पिता वैन हो जाते और उसकी जगह पर वो उस डाइनर को चला सकते थे। क्योंकि ये डाइनर कभी भी खाली नहीं रहता था और हमेशा इसको चलाने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए था। यानी कि अभी हुई से पहले वहाँ पर जो बारटेंडर था, जिसने की हुई के पिता के साथ में डील करी थी, उससे पहले भी वहाँ पर कोई ना कोई बारटेंडर रहा होगा। वो ये बताता है कि वहाँ से बाहर निकलने के सिर्फ 3 ही रास्ते थे, या तो कोई निर्वाणा का दरवाजा खोल दे, या तो कोई उस बारटेंडर को जान से मार दे, या फिर वहाँ के सारे बल्ब भर जाएं। लेकिन बारटेंडर के हिसाब से निर्वाणा के दरवाजे को सिर्फ वही इंसान खोल सकता है जिसने अपनी जिंदगी में कोई भी पाप ना करा हो, और ऐसा कोई भी इंसान दुनिया में नहीं हो सकता, और होगा भी तो वो अरबों खरबों में एक होगा, जिसको मिलना काफी मुश्किल है। और दूसरा तरीका था जिसके अंदर सोल्स को बल्ब के अंदर कैद करना था। अब बारटेंडर जो होता है वो काफी बार इस चीज को कर चुका था, पर हर बार बल्ब के भरने के बाद वहाँ पर नए खाली बल्ब आ जाया करते थे। और ये चीज हमने शुरुआती एपिसोड्स में देखी भी थी कि एक एपिसोड के अंदर जो हुई होता है, यानी कि जो हमारा करंट बारटेंडर है, वो वहाँ पर सारे बल्ब्स को भर चुका था, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से और बल्ब आ गए थे, यानी कि डेविल कभी भी उनको जाने नहीं देना चाहता था। तो इसके चलते उसके पास बस आखिरी रास्ता यही बचा था कि कोई उसको जान से मार दे और उसको आजादी मिल जाए, क्योंकि वो खुद से खुद को ही जान से नहीं मार सकता। इनफैक्ट ये चीज हुई ने कोशिश भी करी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। अब हुई को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, जैसे कि प्रेजेंट में उसके सामने आए कस्टमर्स को उस पर नहीं होता था। अब यहाँ हुई को भरोसा दिलाने के लिए बारटेंडर अपने हाथ को एक चाकू से काट कर दिखाता है, जो कि अगले पल एकदम सही हो चुका था, और ये देखकर हुई के एकदम से होश उड़ जाते हैं। इनफैक्ट आपको याद भी होगा कि डेविल ने उसको पूरी तरह से जला भी दिया था, लेकिन जब उसने माफी मांगी थी, उसके बाद उसको फिर से सही कर दिया गया। एनीवेज, उस समय बारटेंडर उसको बताता है कि उसे डाइनर में मौजूद उस समय के नॉर्मल निर्वाणा जाने वाले डोर से नफरत थी, क्योंकि वही रास्ता उसको मुक्ति दिलवा सकता था, पर कोई उसको खोलने के लायक नहीं था। अब इस बारे में वैन को भी पता था, इसलिए उन्होंने प्रॉमिस को पूरा ना करते हुए बारटेंडर को 30 साल से एक नए डोर को बनाने के नाम पर उलझा कर रखा हुआ था, क्योंकि वो उसको जान से मारकर हमेशा के लिए उस डाइनर में नहीं रहना चाहते थे। लेकिन अगर मरने से पहले वो अपनी डील को पूरा नहीं करते तो उनकी सोल को हमेशा के लिए सफर करना पड़ता। हुई को लगता है कि शायद वो बारटेंडर ही वैन को उनके मरने के बाद कोई सजा देने वाला है, और इसलिए वो गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है। पर तब बारटेंडर की बातों से हम ये जान पाते हैं कि ये उसके बस में नहीं है कि वो किसी को मारे या फिर सजा दे। ये तो डेविल से डील डायरेक्टली होती है, और जो कुछ करता है वो डेविल करता है। लेकिन उसके बस में ये बात जरूर है कि वो वैन की सोल को सफर होने से बचा सकता है, जिसके बदले में हुई को उसके साथ एक डील करनी होगी कि वो वैन के अधूरे डेट को पूरा करे, जिसके बदले में वैन को मारने के बाद उनकी आत्मा हुई के ही बच्चे के रूप में उनके घर में आएगी, और उन्हें आफ्टर लाइफ में डेविल से सफर नहीं करना पड़ेगा। अब ये बोलते बोलते ही बारटेंडर ने एक काफी खतरनाक डिश को प्रिपेयर कर लिया था, जो की थी मून फेस स्नेल्स, जिसको ही खाने पर हुई डील के अंदर एंटर करने वाला था। लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन थी कि हुई को अपने बच्चे के पैदा होने तक का इंतजार करना था, और जब उसका बच्चा पैदा होने वाला होता तो उसे खुद ही अपने पिता वैन को जान से मारना था। अब हुई पहले तो इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, लेकिन जब अभी के लिए वो कुछ डिसाइड नहीं कर पाता तो वो वहाँ पर बस उस डोर को छोड़कर अपने घर पर चला जाता है। घर में जब से वैन को पता चला था कि वो दरवाजे को डिलीवर करने के लिए गया है, तब से वो खांसे जा रहे थे, यानी कि वो नहीं चाहते थे कि वो दरवाजा उस बारटेंडर के पास में जाए। वो उसको और ज्यादा उलझा कर रखना चाहते थे और अपने बेटे को भी सफर करने नहीं देना चाहते थे। वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानते थे कि उनके डेट को पूरा करने के लिए बारटेंडर हुई को भी सेम चीज ऑफर करने वाला है, या फिर कुछ और भी ऑफर कर सकता है। तब
तब हुई उन्हें संभालने की कोशिश करता है और वैन अपनी ऑक्सीजन बंद करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो सिंपली खुद खत्म हो जाए। वो यहाँ पर खुद सफर करने के लिए रेडी थे, लेकिन वो अपने बेटे, बहू और बच्चे को सफर करने देना नहीं चाहते थे। अब हुई तब उन्हें ऐसा करने से ही रोक रहा होता है कि तभी उसकी बीवी को लेबर पेन होना चालू हो जाता है और उसका वाटर ब्रेकआउट भी हो गया था। उसकी बीवी और उसके पिता दोनों ही दर्द से चिल्ला रहे होते हैं और हुई को समझ में नहीं आ रहा होता कि उसको करना क्या चाहिए और पहले वो किसको बचाए। वो सबसे पहले तो अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर 18 घंटे बीत जाने के बाद भी उसकी डिलीवरी नहीं हो पाती। तब डॉक्टर हुई को बताता है कि या तो वो अपनी बीवी को बचा सकता है या फिर अपने बच्चे को, क्योंकि अगर वो ज्यादा समय तक इंतजार करेंगे तो हुई दोनों को ही खो देगा। वो इस बात से बहुत परेशान हो जाता है। वो किसी भी हाल में दोनों को बचाना चाहता था और अब क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए सीधा वो उस डाइनर में चला जाता है। एंड आई बिलीव कि ये सब डेविल ही कर रहा था ताकि हुई डील को पूरा करे, जहाँ पर वो बारटेंडर से पूछता है कि क्या वो अपने बच्चे को बड़ा होते हुए देख पाएगा और उसे ये कैसे पता चलेगा कि वैन की सोल सच में सफर नहीं कर रही है। जिस पर बारटेंडर उसको रिप्लाई करता है कि वैन ने डोर के नाम पर उसे 30 साल इंतजार करवाया और अगर अभी हुई डील को कंप्लीट करने के लिए वादा करता है तो वो हुई के सन के मैच्योर होने तक का इंतजार तो कर ही सकता है। इतने साल वेट किया, थोड़ा और कर लेगा। लेकिन हुई को जल्दी ही डील को एक्सेप्ट करना था क्योंकि डॉक्टर जल्दी ही उसकी बीवी को सर्जरी के लिए ले जाने वाले थे और वैन भी घर में अपने मरने का इंतजार कर रहे थे। अब देखो, उस डिश को खाने के बाद जल्दी से सबसे पहले तो हुई को अपने पिता वैन को मारना था और बाद में जब उसका बेटा बड़ा हो जाता तब उसको आकर बारटेंडर को भी जान से मारना था ताकि उसकी डील पूरी हो सके। हुई के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वो इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है और स्नेल को खाने के बाद वो वैन के ग्लूकोज में एक जहर का इंजेक्शन डालता है, जिससे कि उसके पिता की मौत उसी समय हो जाती है जब उसका बेटा पैदा होता है। उस समय हुई को वैन के साथ बिताए हर पल याद आते हैं और वो अपने पिता की मौत से वहाँ पर जोर जोर से रोने लगता है। कुछ ही समय के बाद में हुई के बेटे को दिखाया जाता है जो कि एकदम सही था और हुई की वाइफ भी बिल्कुल सही होती है और हुई ने अपने बेटे का नाम अपने पिता वैन ह्यू के नाम से ही रखा था, यानी कि उसका नाम ह्यू होता है। अब ह्यू धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और उसको भी बार बार खांसी होती रहती थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान रहा करता और अपने अंतिम समय में उसके पिता को भी ऐसे ही खांसी हुआ करती थी। अब हुई अभी खुद भी उस डोर को और सही से बनाने में लगा हुआ था। इवन उसे वक्त के साथ भरोसा हो जाता है कि सच में उसके बेटे के अंदर उसके पिता की सोल मौजूद है और वो डेविल के पास नहीं गई है। अब तभी अचानक से एक दिन ह्यू को सोते सोते अपने ग्रैंडपा वैन की आवाज आने लगती है, जो कि उसको चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि वो उन्हें उसके अंदर से बाहर निकाले। वो उसको बता रहे होते हैं कि उसके पिता हुई ने उसको उसके अंदर बंद कर दिया है, उनकी सोल को कैद कर दिया है और ह्यू को उन्हें बाहर निकालना पड़ेगा। फिर जैसे ही ह्यू वॉशरूम में जाता है तो उसको मिरर में उसके ग्रैंडपा दिखाई देते हैं, जो कि चिल्ला चिल्ला कर उससे हुई को बुलाने के लिए कह रहे थे। अब फिर जब हुई वहाँ पर आता है तो उसका बेटा उसको सब कुछ बताता है कि क्या क्या हुआ था और उसको ग्रैंडपा दिखाई दिए थे। इनफैक्ट वो उनकी ही तरह बात करने लग गया था, जिसको देखकर हुई भागता हुआ बारटेंडर के पास जाता है और तब बारटेंडर की बातों से हम जान पाते हैं कि हुई भी उसको वैन की तरह ही चीट कर रहा है। उसका बेटा 15 साल का हो चुका है और अभी भी हुई ने अपनी डील को पूरा नहीं करा, इसलिए अब हुई बारटेंडर को उल्टा सीधा बोलने लगता है। लेकिन बारटेंडर खुद भी उस पर गुस्सा करते हुए बताता है कि जब तुम्हें कुछ चाहिए होता है तो तुम लोग उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हो, लेकिन जैसे ही वो चीज तुमको किसी भी कंडीशन पर मिल जाती है तो तुम उस कंडीशन को ही भूल जाते हो और इसलिए उसके बेटे और डैड के साथ ये हो रहा है और वो और ज्यादा तड़पेगा। बेसिकली वो अपने पिता के कर्मों की सजा भुगत रहा था। ये सुनकर गुस्से में हुई ने पास में पड़ा हुआ चाकू उठा लिया था, लेकिन बारटेंडर तो यही चाहता था कि हुई उसको जान से मार दे, इसलिए वो उसको और ज्यादा उकसाने की कोशिश करता है। लेकिन हुई उसको छोड़कर जाने लगता है, क्योंकि अगर बारटेंडर के लिए ये डाइनर एक सजा जैसी थी तो हुई चाहता था कि बारटेंडर और ज्यादा सफर करे। पर जब वो जा रहा होता है तब बारटेंडर उसको उसके पिता और ह्यू की मौत के बारे में उल्टा सीधा बोलता है। वैसे ही हुई को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अंदर जाकर बारटेंडर को काफी बार स्टैब करके जान से मार देता है और बारटेंडर यही चाहता था। वो इससे काफी खुश हो गया था, यानी कि अब उसको मुक्ति मिल जाती। वो मरते हुए हुई से कहता है कि तुम्हारा कर्मा तुम्हें सजा देने के लिए आ रहा है और इतना बोलते हुए वो हंसते हुए मारा जाता है। तब अचानक से डाइनर में अंधेरा हो गया था और जब वहाँ पर फिर से उजाला होता है तब तक हुई ने जो दरवाजा बनाया था वो अब उस पुराने निर्वाणा डोर पर लग चुका था और अब उस बारटेंडर की बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है और तब हुई काफी बार भागकर उस डाइनर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। अब हमारे काफी काबिल सब्सक्राइबर्स यही कह रहे थे कि वो डोर से भाग क्यों नहीं जाता जहाँ से कस्टमर्स आते थे, तो इसका जवाब यही था, वो वहाँ
यहाँ पर डेविल की पावर्स के चलते एक लूप के अंदर फंस जाता है। वो उस डाइनर का नया बारटेंडर बन गया था, क्योंकि जब भी वो डाइनर के गेट से बाहर आता तो वो फिर से वापस डाइनर के अंदर ही आ जाया करता था। इसलिए वो बहुत जोर से चिल्लाता है, जिसके साथ ही अब कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर हमने पिछले एपिसोड में डाइनर के अंदर किसी को आते हुए देखा था। और आपको यहाँ पर बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। ये लेडी कोई और नहीं बल्कि सेकंड एपिसोड के अंदर टुआन की माँ टुएट होती है। जी हाँ, अब टुएट अपने बेटे टुआन की मौत की वजह से काफी टूट गई थी। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि टुआन के मरने के बाद टुएट उसकी बॉडी और अपनी कटी हुई जीभ को लेकर हॉस्पिटल गई थी। यानी कि देखो कितनी स्ट्रॉन्ग लेडी है ये। जहाँ पर नर्स उसकी हालत देखकर बहुत डर जाती है, पर टुआन को डेड घोषित कर दिया जाता है। लेकिन टुआन बच नहीं पाता, उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। अब बाद में सर्जरी करने के बाद टुएट की जीभ को जोड़ तो दिया गया था, लेकिन उसे सब कुछ एक बच्चे की तरह सीखना चालू करना पड़ा, जैसे कि बोलना, चलना, सब कुछ स्टार्टिंग से। क्योंकि टुआन की मौत के बाद वो इतनी टूट गई थी कि उसने कई महीनों तक कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करी, जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी होती है पूरी की पूरी आउट ऑफ सिंक हो गई थी। टुएट काफी ज्यादा कोशिश करती है और धीरे धीरे चलने की कोशिश करने लगती है। उसे अभी भी टुआन की काफी ज्यादा याद आया करती थी और उसका मेन पर्पस यही था कि किसी भी हाल में वो उस डाइनर को ढूंढना चाहती थी, जिसके बारे में मरने से पहले टुआन बात कर रहा था। फिर जब वो सही से चलना सीख जाती है तो वो टुआन के फोन से उस डाइनर के बारे में पता करके उस डाइनर में आती है। यानी कि ये वही सीन था जो कि पिछले एपिसोड के अंत में हमको दिखाया गया। और अगर आपको अभी चीजें याद नहीं आई हैं तो जाकर एक बार पार्ट 1 देख लीजिए, जिसके अंदर मैंने एपिसोड 2 को एक्सप्लेन किया था, ताकि आप इसको डिटेल में समझ पाओगे। खैर, अब यहाँ की हालत देखकर वो काफी शॉक्ड हो गई थी। वो तब उस डिमोनिक डोर के पास जाती है। उसके पास जाते ही वहाँ पर लगे हुए सारे बल्ब जो होते हैं वो जगमगाने लग गए थे, जिससे कि हुई भी समझ जाता है कि टुएट सच में एक स्पेशल गेस्ट है। वो उसको उस डोर के बारे में बताता है और उसको खोलने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन टुएट हुई को टुआन की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछती है और इशारों से उससे टुआन को जिंदा करने के लिए कहती है। तब हुई उसको बताता है कि ये नहीं हो सकता, वो बस लोगों की कुछ डिजायर्स को पूरा करता है, लेकिन उनको जिंदा नहीं कर सकता, और इन सब के बदले में उन्हें अपनी सोल की डील करनी पड़ती है। इवन वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि उसने टुआन को नहीं मारा है, टुआन को उसकी ही बेकार डिजायर ने मारा था। सबसे बड़ी बात कि उसने टुआन को रोका भी था, लेकिन वो रुका नहीं। तब वो टुएट को भी एक ऐसी ही डील देने वाला था जो कि आज तक उसने किसी को भी नहीं दी थी। अब वो उसके लिए अंदर से जाकर बिटर मेलन लीव्स को लेकर आता है, जिसको अगर टुएट खा लेती है तो उसको उसके दर्द से छुटकारा मिल जाएगा और उसकी आवाज भी वापस आ जाएगी। इवन उसकी एक विश भी पूरी होती। वैसे तो टुएट चाहती थी कि वो हुई को जान से मार दे, लेकिन अभी हुई उसको बताता है कि चॉइस उसके ऊपर है। या तो वो रिवेंज ले सकती है, जिसकी कोई भी जरूरत है नहीं, लेकिन उसके बाद फूड पैंडा से जो चाहो वो मंगवाओ। अभी ऐप डाउनलोड करो और ऑर्डर करो। उसको काफी ज्यादा भुगतना पड़ेगा। या तो वो सिंपली लीव्स को खाने के बाद में निर्वाणा जाने की विश कर सकती है, जिससे कि उसकी सोल बच जाएगी। और फॉरगिवनेस ही निर्वाणा के दरवाजे को ओपन करने की एक मात्र चाबी है, जो कि हमको भगवान श्री कृष्ण ने पहले बता भी रखा है कि माफ करना ही सबसे बड़ी चीज होती है। एंड आई नो कि माफ करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जो माफ कर सकता है वो बहुत सारी चीजों से मुक्त हो जाता है। एनीवेज, तभी टुएट हुई की बातों के साथ साथ टुआन को भी इमेजिन करने लगती है और उसे रोना आ जाता है। तब टुएट उस डिश यानी कि बिटर मेलन लीव्स को खाने के लिए मान जाती है। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो निर्वाणा जाने के लिए ही विश मांगेगी, क्योंकि वो डोर धीरे धीरे ओपन भी हो रहा था। हुई भी काफी खुश होने लगता है, क्योंकि डोर के ओपन होने का मतलब था कि वो भी इस जगह से बाहर निकल सकता था और फाइनली ये डाइनर जो था वो हॉन्टेड नहीं रहता। क्योंकि देखा जाए तो टुएट ने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया था, और अगर वो कुछ गलत करती भी थी तो उसके बाद में वो जाकर माफी मांगती थी, उसका पश्चाताप भी किया करती थी, इसलिए शायद से वो गेट ओपन हो रहा था। एनीवेज, इन सब के लिए वो टुएट को थैंक यू कहने लगता है, लेकिन अचानक से वो दरवाजा खुलना बंद हो जाता है और टुएट की आवाज वापस आ जाती है। उसने अपना इरादा बदल दिया था और तब वो विश करती है कि हुई उसी तरह मारा जाए जिस तरह से उस डाइनर में आने वाले लोग मरे थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर आकर हर बारटेंडर यही चाहता था। तब हुई काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ पर वो मरना नहीं चाहता था, वो सोच रहा था कि शायद वो बाहर जाकर अपने परिवार से मिल पाएगा, अपनी बीवी, अपने बच्चे से मिल पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। और वो टुएट को बताता है कि उसने बहुत गलत विश करी है। तभी अचानक से डाइनर में सब कुछ हिलने लग चुका था। अब हुई के हाथ पर उसी तरह से कट आता है जैसे कि लुआन ने पहले एपिसोड में अपने हाथ पर लगाया था। उसके बाद उसके गले पर वैसे ही नाइफ का निशान आ जाता है, जैसा कि मिन के फादर के गले पर हुई को मारने की कोशिश करते वक्त आया था। इवन जैसा थंग की मॉम का एक्सीडेंट हुआ था, वैसा ही दर्द अब हुई को फील हो रहा था, जिससे कि वो अचानक तड़पने लगता है। इतने में ही उसके मुंह से मांस का टुकड़ा और खून निकलता है, जो कि वी और आन के साथ हुआ था।
अब ये कम नहीं होता कि तभी उसके पेट पर वैसा ही बड़ा सा उस तरह से काटने का निशान बन गया था जैसा कि लुआन से गलती से उसने नी को मारते हुए करा था। और अब एट लास्ट उसको टुआन के फ्लोर से गिरने का भी दर्द महसूस होता है, जिससे कि हुई की हालत सच में खराब हो गई थी और डाइनर के अंदर लगे हुए सारे बल्ब फट जाते हैं, जिन्हें देखकर अब हुई टुएट से हंसते हुए कहता है कि उसके कर्म उसको सजा देने के लिए आ रहे हैं। जिसके साथ ही अब हुई की मौत हो जाती है और डाइनर के अंदर अंधेरा हो जाता है। टुएट अब खुद ही उस डाइनर में फंस गई थी और वो जितनी बार भी बाहर निकलने की कोशिश करती उतना वो डाइनर के अंदर आ जाती, जिससे कि अब वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। यानी कि अब वो इस डाइनर की नई बारटेंडर बन जाती है और तभी वो उस दरवाजे को देखने लगती है और इंतजार करने लगती है कि कब कोई वहां पर आएगा जिसके चलते वो उसे खोल दे ताकि उसकी मुक्ति का मार्ग उसे मिल जाएगा। और अगर आपने देखा हो एंड के अंदर उसने रिवेंज को चुना था, जिसके चलते उसने भी एक पाप कर दिया और बूम। इसी के साथ में डेविल्स डाइनर सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डेविल्स डाइनर सीरीज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। यहाँ पर हमारे हिंदू कल्चर और बुद्धिज्म को दिखाया गया है, जहाँ पर हमको बताया गया है संसारा व्हील के बारे में, जिसको भव चक्र या फिर व्हील ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, जो कि एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है साइकिल ऑफ बर्थ की, डेथ की और रीबर्थ की। अब देखो ये व्हील क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। तो व्हील ऑफ संसारा जो होता है वो असल में साइकिल ऑफ एग्जिस्टेंस को, साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ, रीबर्थ को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ टीचिंग ऑफ कर्मा को भी रिप्रेजेंट करता है, या फिर ये अलग अलग टाइप के जहर को यानी कि सिंस को भी रिप्रेजेंट करता है, जो कि हम हर एक एपिसोड के अंदर अब तक देखते आए हैं, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पर हमें डिजायर, हेट्रेड, जेलेसी, इग्नोरेंस, बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं। इनफैक्ट संस्कृत के अंदर इसे भव चक्र भी कहा जाता है। बात करी जाए बुद्धिज्म के अंदर या फिर तिब्बतियन रिप्रेजेंटेशन में, तो वहां पर भी ये सब चीजें दिखाई गई हैं। सेम चीज ही होती है। और अगर आप ये भी जानना चाहते हो कि सबसे अर्लीस्ट वर्जन इस व्हील का कहाँ पर मिला था, तो वो अजंता की केव्स में मिला था। और बात रही कि ये जो डीमन है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है जो इसके फ्रंट में बना हुआ है, तो इसको ना यहाँ पर कहा जाता है कि ये एक तरीके का गार्डियन होता है। अब कई लोग इसको प्रोटेक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस सीरीज के अंदर हम इसको प्रोटेक्शन की तरह देख नहीं पा रहे थे। इसको हम बेसिकली व्हील ऑफ संसारा ही कहेंगे, क्योंकि अगर ये कोई प्रोटेक्टर होता तो इजीली यहाँ से लोग जो थे वो बाहर जा सकते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो यहाँ पर जो वियतनामीज वर्जन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ओवरऑल मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं कि यहाँ पर ये दिखाना क्या चाह रहे थे। यहाँ पर ये इंसानों के पापों को दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर 6 रेल्म होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो इसके चलते आप कहीं भी जा सकते हो, लेकिन उस चीज के चलते आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। अगर आप गलत काम करोगे तो हेल में जाओगे, अगर अच्छा करोगे तो निर्वाणा यानी कि हेवन में आप इजीली जा सकते हो, आपकी सोल बच सकती है। बाकी यहाँ पर काफी तरह की रिप्रेजेंटेशन भी है। इसके अंदर से गोस्ट, डीमंस वगैरह को भी बुलाया जा सकता है। सो ओवरऑल ये सीरीज काफी बेहतरीन है, देखने में काफी मजा आता है। इसका हर एक एपिसोड कुछ ना कुछ सिखाता है और लाइफ की टीचिंग भी देता है, जो कि अपने आप में ही इस सीरीज को काफी इंटरेस्टिंग बना देती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी की पूरी सीरीज, थियोरीज और सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है उनको जाकर देख लेना, अदरवाइज आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट हर जगह मिलेगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे